हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर देख रहे हैं हम लोग जेपीएससी का, है ना। तो जेपीएससी का प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और यह है आपको इकोनॉमी से संबंधित, ठीक है। 1 से 25 तक क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। अब आज के सेशन में 26 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेशन अच्छा लगेगा बिकॉज कम टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, है ना। तो सेशन अच्छा लगेगा, बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा है, आंसर भी शो हो रहा है, ओनली फॉर रिवीजिंग, रैपिड फायर करके, ओके। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना कब प्रारंभ हुआ था, है ना। तो लक्षित जो सार्वजनिक जो वितरण योजना है, स्कीम है, वो प्रारंभ हुआ था आपको 1 जून 1997 में। बेसिकली 1 जून 1997 में प्रारंभ तो हो गया था, लेकिन ये जो है ना इम्प्लीमेंट हुआ था 2013 में, ठीक है। तो 1 जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना प्रारंभ हो गई थी, बिल्कुल। तो 12 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट 2013 के तहत इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। तो याद रखेंगे 2013 में लागू हुआ था। अब 1 जून 1997 में क्या हुआ था, योजना प्रारंभ हुआ था। कौन योजना? लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, ओके। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानून कब बना? तो यह जो बना था वह 12 सितंबर 2013 को बना था। ऑप्शन नंबर जो आपको बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन को यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न को क्वेश्चन को एराइज किया है ना, कि भारत में खाद्य जो है ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को कानून कब बना। तो बना कब? प्रारंभ हुआ था 97 में, बिल्कुल। और ये जो बना है आपको 2013 में, कितना को? 12 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नमामि गंगे मिशन का एक घटक नहीं है? तो देखिए, शहरी स्वास्थ्य, प्राकृतिक संरक्षण, सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाढ़ मैदान। तो इसमें जो है ना आपका शहरी स्वास्थ्य नहीं है, बाकी ये सभी है। नमामि गंगे योजना कब आया था? याद रखेंगे, ये जो मिशन आया था वो जून 2014 में प्रारंभ हुआ था। अब इसमें मुख्य घटक जो है वो सभी है और इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो नमामि गंगे पूछा जाता है, मिशन जून 2014 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय दोपहर भोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1995। भारत में राष्ट्रीय दोपहर भोजन कार्यक्रम जो है ना वो 1995 में प्रारंभ की गई थी, जिसे वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के नाम से परिवर्तित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, प्रथम योजना है, द्वितीय योजना है, तृतीय योजना है, चतुर्थ योजना है, इसमें कार्यक्रम बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। प्रथम योजना है ना उसका सामुदायिक विकास करने का इसका कार्यक्रम था, पर्पस था। द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। तृतीय योजना में इसमें है बुनियादी उद्योगों का प्रसार। और चतुर्थ योजना में होता है एक स्थिर समृद्ध में 7 स्वावलंबन की प्राप्ति। और पंचम योजना है वो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इस तरह से वहाँ पे ऑप्शन में मिलाना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित था। तो पीसी महालनोबिस पे था। पीसी महालनोबिस पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस होता है, ठीक है। और हेरोडोटस किस पे था अब बताइएगा, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना जो है ना 5 ईयर्स के प्लान के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1956 से 1961 तक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना का उद्देश्य भारी उद्योगों के विकास और अस्वास्थ्य चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए था। और इस योजना के जो लक्ष्य किया गया था ना, टारगेट 4.5 है ना, 4.5 था और वास्तविक रूप से 4.1 हुआ, ठीक है। और इसी में दुर्गापुर भिलाई हो गया स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सार्वजनिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृति हुई थी। दूसरा है बी कि हरिपुरा में अपने अध्यक्षित भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। और सी में है कि मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया, हाँ ठीक। और इसमें डी है जो कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण में घोषणा की। तो इसमें देखा पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देख लीजिए इसमें जो सत्य कथन है और ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। बी जो कि आपको सभी सत्य है, ठीक है ना, सभी सत्य है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, सभी सत्य है।
नेक्स्ट प्रश्न है 33 में देखिएगा 1921 में रेलवे बजट को सामान्य बजट में अलग निम्नलिखित में से किस कमेटी के अनुशंसा पर की गई थी। तो रेलवे बजट को सामान्य बजट में जो की गई थी वह आर्थक कमेटी की सदस्यता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1921 में जो आर्थिक समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में पृथक कर दिया गया था और यह पहली बार 1924 में पृथक रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2017 से 18 में पुनः रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया था। कब? 2017-18 में। ठीक है। रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले लागू की गई थी, तो यह महाराष्ट्र में किया गया था। रोजगार गारंटी योजना 1972 में सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की सहायता। ठीक है। धनी आर्थिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन आर्थिक निर्धन होते जा रहे हैं। किस बात की तुलना की आवश्यकता है? तो यह है ना, विविध अवधियों के समरूप में वर्ग में आयकरदाताओं की आय के वितरण। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है, एनएसओ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीएसओ बोलते हैं उसको, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है। और यह जो संस्था है नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है और राष्ट्रीय आय आंकड़ों के लिए वर्तमान में 2011-12 के आधार पर वर्ष मानकर स्थित कीमतों पर राष्ट्रीय आय एन प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में प्रकाशित किए जाते हैं। वर्तमान में एनएसएस और सीएसओ का विलय करके एनएसओ बना दिया गया है, यानी नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इसका गठन हुआ था, जो अनुच्छेद गठन कर दिया गया था, मतलब दोनों को मिलाकर। ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय बंटवारे की सिफारिश करता है। योजना आयोग की स्थापना मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव में मार्च 1950 में की गई थी और इस देश के विकसित के लिए योजना का प्रारूप तैयार करता था। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 को, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त करने के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है, तो यह जोड़ा जाता है आपको विदेश से प्राप्त शुद्ध आगत। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किसके माध्यम निम्नलिखित में से किससे साथ है ना। तो ये जो आपको है ना, सार्वजनिक व्यय और करारोपण नीति। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन का सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बताइए इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी ही होगा, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय के पहले सबसे मतलब पहला सरकारी अनुदान वर्ष 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि उद्योग और व्यापार आधारभूत संरचना से न्यायिक समिति का संबंध है। तो न्यायिक समिति के संबंध है लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है ना, न्यायिक संबंधित का। इसके बाद देखिए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? तो 6 मार्च 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुआ था। भारत में प्रथम बार औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? 6 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर डी पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में लागू की गई थी। अब तक के भारत के क्रमशः 1956, 1977, 1980, 1990, 1991 में औद्योगिक नीति जारी है। भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति में केवल वे 2 क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, तो वह जो है ना आपका परमाणु ऊर्जा और रेलवे यातायात, यह है आपको केवल 2 है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, बाकी इस्पात, पेट्रोलियम, कोयला, वायुयान ये सब नहीं है। ठीक है ना। 1991 में नीति आए। औद्योगिक नीति के तहत केवल 2 क्षेत्र परमाणु और रेल यातायात में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है और औद्योगिक लाइसेंस के तहत सिर्फ 4 उद्योग है जहाँ पे लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना ने ऋणात्मक विकास का प्रदर्शित किया है? तो यह जो है ना तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 में होता है कृषि विकास के लिए, वो ऋणात्मक रहा था। ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है भी कि भारत चीन युद्ध में 1962 के का इफेक्ट पड़ा और भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में तथा 1965 से 66 तक के दौरान में भीषण भूखा का पड़ना पड़ा, तो इसी के कारण उसका नेगेटिव देखा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक था। पूंजी निर्माण के निर्धारण तत्व क्या है? तो वह है दोनों, मांग है और पूर्ति दोनों हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में भारत के निम्न में से कौन से कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत खास
का सबसे बड़ा स्रोत है तो वह है आपको अनुसूचित वाणिज्य बैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में विविधताधिकार उद्योग सर्वाधिक है। तो आधारित संरचना के उद्योग में और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में और बुनियादी उद्योग में। तो इसमें हो जाएगा आधारित संरचना और फिर बुनियादी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है, 1991 में औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं के आलोचनात्मक हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उससे नहीं था? तो यह जो है कृषि सेक्टर की अपेक्षा नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में जो औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं की आलोचना हुई थी जिसमें कृषि सेक्टर की अपेक्षा सम्मिलित नहीं है। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है जिसका उद्देश्य उत्पादन में सुधार, नई तकनीकी की आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो यह कृषि के विक्रय बचत, ऑप्शन नंबर बचत डी राइट आंसर हो जाएगा। कृषि के विक्रय बचत एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो कि आर्थिक विकास के योगदान देते हैं। मानव संसाधन, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन गैर आर्थिक घटक है जो कि आर्थिक विकास के योगदान है। इस नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि, एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। इसको देख लेते हैं कि मानव कृषि क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन का कृषि का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। कृषि भूमि 1/3 हिस्सा एशिया के देशों में होता है ना, यानी 1/3 यानी लगभग समझिए कि 30 से 35% के बीच में होता है। ओके। रूस स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकूट सहित यूरोप में 30% क्षेत्रफल पर, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में 10% भाग पे, और ऑस्ट्रेलिया में 6% भाग पे, और दक्षिण अमेरिका में 18% भाग पे खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? एशिया में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी तो 2011 में किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। ठीक है ना, 2011 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार में 2011 में आरंभ हुआ था और इसके तहत अगले 10 वर्षों में यानी 2020 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र में हिस्सेदारी 16% से मौजूद स्तर से बढ़कर 25% करने का टारगेट किया गया था, लक्ष्य किया गया था। ठीक है। वर्ष 2020 तक इस क्षेत्र में रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर सृजन करने का लक्ष्य की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें भारत का अधिकांश श्रम बल कार्यरत है तो इसमें किसमें है? अनौपचारिक में, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत में अधिकांश जो श्रम बल है अनौपचारिक क्षेत्र में ही कार्यरत है। 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होना होगी यदि एक की पूंजी निर्माण होता है तब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी उसी देश में पूंजी निर्माण होती है। कृषि किस प्रकार के आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक है ना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृषि है ना, आपको प्राथमिक प्रकार की आर्थिक है। प्राथमिक जो कृषि हो गया क्षेत्र में वानिकी, मत्स्य उत्पादन, है ना, खनन, उत्खनन, ये सभी है। नेक्स्ट है, बैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो मार्ग कर नहीं लिया जाता, सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर जो है ना नहीं लिया जाता है। सेवा कर हो गया, शिक्षा कर हो गया, आयकर कर हो गया, सीमा शुल्क, धन, उपहार, केंद्रीय बिक्री इत्यादि भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। भू राजस्व हो गया, कृषि हो गया, आय पर जो व्यवसाय पर राज्य उत्पादन, प्रवेश कर, विज्ञापन शुल्क, शिक्षा उपकरण, मार्ग कर, ये राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यन की कौन सी इकाई को पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो यह SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स को जाना था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसको देख लीजिए कि जो SDR है ना वो विशेष आहरण अधिकार IMF द्वारा जारी एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा है, परिसंपत्ति है जिसे पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। SDR का मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी जिसे डॉलर, यूरो, यूनान, येन, पाउंड पर आधारित है। ठीक है। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक अपने आप में क्या चीज़ है? बीमारी है, नया डिजिटल मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकार ने खर्च में किस मद हिस्सा सार्वजनिक है? तो यह आपको हो जाएगा
ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के बजट 2023-24 के अनुसार ब्याज भुगतान का हिस्सा 20% सब्सिडी का हिस्सा 7% केंद्र परियोजना हेतु 9% तथा रक्षा हेतु 8% का व्यय प्रावधान किया गया है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के वितरण करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के अनुसार बताया जाता है कि राष्ट्रपति के प्रति 5 वर्ष की समाप्ति कर वित्त आयोग का गठन करेगा, है ना। अब वित्त आयोग की जो मुख्य कार्य होगा वो केंद्र और राज्यों के मध्य में राजस्व का वितरण करना, साथ ही साथ वह भारत के संचित निधि में वृद्धि करने संबंधित आवश्यक सिफारिश करना इत्यादि इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 280 में। ठीक है। भारतीय राजस्व राजकोषीय संघवाद व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र और राज्यों के आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो देख लीजिए कौन एक नहीं है। तो केंद्रीय परियोजना योजना है, ठीक है। कर सभाजन है, फिर है सहायक अनुदान, लेकिन गाडविल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वित की स्थानांतरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे ब्रांड मनी कहा जाता है? तो M3 को ब्रांड मनी। भारतीय संविधान की मुद्रा मूर्ति के जो माप बताया गया है सामान्यतः M1, M2, M3, M4। तो M1 सबसे संकुचित है तथा M3 सबसे विस्तृत ब्रॉड है। तो मुद्रा M1 सबसे तरल है और M4 सबसे कठोर है। तो सबसे कठोर है M4। यहाँ पूछा है ब्रांड मनी, तो ब्रांड मनी आपको है वह है आपको M3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो यह होता है थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 2014 में पूर्व जो मुद्रास्फीति माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा ही की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित है, तो वह है आपका उपभोग मूल्य सूचकांक CPI पर। ऑप्शन नंबर डी। यदि एक समय अंतराल के बाजारीय शक्तियाँ द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बढ़कर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो रुपये के अवमूल्यन हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अवमूल्यन होगा। यह 7 JPSC में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। रुपये की परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है? तो रुपये के परिवर्तनीय तात्पर्य है रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तन करने देने की अनुमति, ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के अवमूल्यन होता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वाणिज्य बैंक और अबैंकीय वित्तीय संस्था के बीच अंतर क्या है? तो बैंक अपने ग्राहकों को पूंजी श्रृंखला के साथ वित्तीय संबंधित अनेक क्रियाकलापों के संलग्न रखता है, जबकि NBFI का एक मुख्य बड़े उद्योगों का आवधिक लॉन्ग टर्म ऋण पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार को मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, तो सार्वजनिक लेखा निधि में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सह प्रयोजन है, यह सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये सभी सही है कि यह छोटे सीमांत किसानों के सीधे ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल, और यह अन्य बैंकों के कार्य भी करता है, और यह राज्य सरकार की RRBS की हिस्सेदारी भी होती है, लेकिन ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सह प्रयोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी, और इसका जो मुख्य कार्य ग्राहकों की बचत सुरक्षा प्रदान करना, छोटे एवं सीमांत किसानों के ऋण उपलब्ध कराना, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में बचत की बढ़ावा देना। RRB के लिए भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य के और उसके परियोजना करने के लिए बैंक की पूंजी साझा करना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के बचत खाते पर ब्याज पर निर्धारित किया जाता है, तो वह एक आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में बैंकिंग नियम संशोधन अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 18
दिसंबर 2012 को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अधिनियम एक्ट आया था बैंकिंग वाला 2012 में, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर समझ जाइए कि पूरा लास्ट वाला महीना में 18 तारीख के, 18-19 नहीं होना दो, 18 तारीख 2012 को दिसंबर में। ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करके फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपित केंद्र करता है किंतु संग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं? तो यह है आपको स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। स्टाम्प शुल्क से कई तरह से स्टाम्प शुल्क का अधिरा जाता है पैसा। देखिए, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपित केंद्र करता है किंतु संग्रहण और विनियोजित राज्य करता है? तो वह स्टाम्प शुल्क। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्व के संसाधन, राजस्व के साधनों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह केवल संघ सरकार के लिए संबंधित है? तो वह आपको है निगम कर और सीमा शुल्क कर, जो कि बेसिकली केवल संघ सरकार से संबंधित है। बाकी आय बिक्री हो गया, यह हो गया धन, भू राजस्व, उपहार, ब्याज, या राज्य सरकार के ही में आता है। ठीक है। तो संघ सरकार से संबंधित निगम कर और सीमा शुल्क कर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वृद्धि कर लागू हुआ था? तो हरियाणा में लागू हुआ था। ठीक है ना। हरियाणा में लागू हुआ था मूल्य वृद्धि कर, यानी वेट वैल्यू एडेड टैक्स सर्वप्रथम हरियाणा में लागू हुआ था, है ना। सामान्यतः यह एक प्रकार का परोक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के प्रत्येक बिंदु पर प्राथमिक उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग के स्तर पर लगाया जाता है। राज्यों के बीच आपसी सहमति से मूल्यवर्धित कर लागू भेंट करने का निर्णय 1 अप्रैल 2005 को लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों के निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं है? तो सीमा शुल्क है ना, अभी देखे थे, वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार के राजस्व कर है, जबकि भूमि राजस्व, पंजीकरण, ये सभी वाणिज्य राज्य का है। तो सीमा शुल्क और एक और कौन था यहाँ पे अभी देखे थे हम लोग, बताइए ना। सीमा शुल्क और हाँ निगम कर, जो कि केंद्र से है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। और यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आगे। ओके, तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में हिस्सेदारी कुल जीएसटी का कराधान सार्वजनिक है? तो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में है। जो वर्तमान में कुल जीएसटी संग्रह महाराष्ट्र हिस्सेदार सर्वाधिक है। महाराष्ट्र के पश्चात कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु है। ठीक है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण में सभी शामिल है सरकारी। तो ये शामिल है आपको राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा भारत केंद्र सरकार के लिए सर्वाधिक है? तो यह है आपको जीएसटी, वस्तु सेवा कर। ठीक है। 2023-24 के अनुसार सकल प्रांतियों के जीएसटी का हिस्सा 17%, निगम कर में 15%, हवाई कर में 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7% का योगदान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्र सरकार के लिए एक गैर राजस्व का स्रोत नहीं है? तो केंद्रीय उत्पादन कर यह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर लगाया जाता है। तो वंशागत जो संपत्ति है उस पर लगाया जाता है पूंजी लाभ कर, न कि भूमि और संपत्ति वाई कर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वंशागत संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ कर लगता है। किसी पूंजी यानी संपत्ति को बेचने पर होने वाला लाभ जो कर लगता है उसे पूंजी लाभ कर कहते हैं। पूंजी लाभ कर दो प्रकार के होते हैं, प्रथम लंबी अवधि पूंजी लाभ कर और द्वितीय अल्प अवधि पूंजी लाभ कर। ओके, अगर कोई संपत्ति 3 साल से कम अवधि तक अपने पास रखने के बाद बेची जाती है तो उससे होने वाले लाभ को अल्प अवधि पूंजी लाभ कर कहा जाता है। अगर कोई संपत्ति 3 साल के बाद बेची जाती है तो उस पे जो लाभ लगता है वो दीर्घ आयु अवधि लाभ कर लगता है। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हैं, तो याद रखेंगे, वंशागत संपत्ति बिक्री कर, पूंजी लाभ कर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए प्रश्न है कि भारत में कर जो है ना, निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो कि पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाई जाती है? तो भू राजस्व करना सहित लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 83 का क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल। केंद्र और राज्यों के जो सरकारी वस्तुएं हैं, जाने वाले
वसूले जाने वाले जितने भी हैं करों में, तो विवरण जो संविधान के अनुसूची 7 में उल्लेखित है कि भू राजस्व कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है। आय व निगम कर केंद्र सरकार द्वारा तथा जीएसटी राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा। तो देखिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रश्न है भू राजस्व पूरी तरह राज्य में, आय और निगम पूरी तरह केंद्र में, और जीएसटी राज्य और केंद्र दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के निश्चित किया गया है, तो वह 42%। ठीक है, 42%। देखिए यहाँ भारत में विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न। विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाला खिड़की किसे कहा जाता है, तो वह इंडिया IND को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, IND को, है ना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक के रियायती ऋण देने वाले खिड़की भी कहते हैं, क्योंकि यह संस्था अल्प विकसित एवं पिछड़े देशों हेतु बहुत कम दर पर लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करती है। और इसकी जो स्थापना है 24 सितंबर 1960 में हुआ है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाला खिड़की किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं IDA। ठीक है, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, एसोसिएशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, इसकी स्थापना हुआ था 24 सितंबर 1960 में। नेक्स्ट है, सबसे तेज विकास करने वाले अर्थव्यवस्था ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ, तो 2011 में सम्मिलित हुआ था, है ना, 2011 में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख जो कार्य है वो क्या है, तो वह है सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सहायता। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुआ है 27 सितंबर 1945 में हुआ है, और इस कोष में 1 मार्च 1947 को अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ये 2018 में JPSC में कि 2018-19 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक निर्यातन की जाने वाली वस्तु थी, तो यह थी पेट्रोल उत्पादन। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 2018-19 में कौन सा देश भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और सऊदी अरब है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा चीन से। ठीक है, क्योंकि 2018-19 में सार्वजनिक आयात चीन से कर रहा था, वर्तमान में भी प्रमुख बना हुआ है ना। और इसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है, तो चीन से ज़्यादा था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा उदारीकरण नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो यह किया गया था 1991 में। ठीक है, ये जो नीति आया था 1991 में लागू किया गया था, और ये आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए नई योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भूमंडलीयकरण की ओर एक कदम उठाए गए, तो ये उठाए गए हैं विनिमय पर समायोजन, आयात उदारीकरण और विदेशी पूंजी की और सुविधाएं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी बहुतायत निर्यात की जाने वाली जो आमतौर पे कौन सी प्रजाति है, तो यह है अल्फांसो। ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अल्फांसो। देखिए, भारत में विदेशी बहुतायत की निर्यात जाने वाले जो आम की प्रजाति है वो अल्फांसो, केसर और तोतापरी और बैंगनी फली। आम की निर्यात मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है, ताज़ा आम, आम का पल्प और आम स्लाइस। आम के प्रमुख उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि जो आम की कौन सी प्रजाति है, तो वह आपका अल्फांसो, उसमें पूछा गया था 2021 के JPSC में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए सार्वजनिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो यह चाय। ठीक है, चाय। ठीक है, दिए गए विकल्पों में भारत के सार्वजनिक विदेशी मुद्रा चाय का निर्यात अर्जित करता है। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोग है, और विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन चीन और भारत ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक राष्ट्र जिसके भुगतान संतुलन में लगातार घाटा हो रहा है, तो उससे मुद्रा के बाह्य मूल्य में होगा, तो क्या होगा, बाह्य मूल्य में ह्रास होगा। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक संसाधन ध्यान में नहीं रखा जाएगा? तो विश्व बैंक के वित्तीय सहायक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं, जनेवा। वर्ल्ड व्यापार